यस सर, आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि वो कुछ भी कानून, आपने देखा है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने हर बंदा इक्वल है। अब इक्वल है मतलब चाहे वो किसी भी स्टेटस का है, किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास, किसी भी जेंडर से मतलब नहीं है। अगर उस बंदे ने क्राइम किया है तो उसको वो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। गेटिंग यस नो? दूसरा पॉइंट है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, शुड हिज सन बी एक्सटेम्प्ट फॉर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द लॉस जस्ट बिकॉज, क्या उस बच्चे ने जो क्राइम किया उस बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो बच्चा एक पावरफुल बंदे का बेटा है, पॉलिटिकली और प्लस इकोनॉमिकली, हर तरीके से वो बंदा पावरफुल है, इसलिए उस बच्चे को किसी तरह का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए? एवरीबडी, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी आप लोग तक? सर आ रही है। नहीं होना चाहिए। तो आंसर करेगा तब तो। तुम लोग चुप साइलेंट क्यों हो जाता है? थैंक यू सर, थैंक यू शिवम सर, थैंक यू। हम लोग के शिवम सर हम लोग के साथ है। उनको गुड इवनिंग बोला है तुम लोग? ये तो काम ही नहीं कर रहा भाई। नो तो सर, देख, नहीं बोले। क्यों नहीं बोला? अभी भी नहीं बोल रहा है तुम लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग evening, everyone. अब देखो, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन का। अभी मैंने आपको बताया कि कानून बनते तो कानून ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर के लिए बनते, दूसरे पर्टिकुलर के लिए नहीं बन रहा है। कानून सबसे परे है, सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरा है, लॉ का मतलब क्या? आपने कि ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। मतलब आपके देश के जितने भी बंदे हैं सबके ऊपर लॉ जो है वो इक्वली अप्लीकेबल है, बट कोई भी बंदा आपके देश में कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई ताकतवर बंदा, ना कोई पैसे वाला आदमी, ना ही प्रेसिडेंट तक। कोई भी बंदा, अगर सपोज करो कि एक करोड़पति जो क्राइम करता है वो, और उसको जो पनिशमेंट मिलता है वही पनिशमेंट मिलेगा कब? अगर आप लखपति है, करोड़पति, अरबपति, अगर आप क्राइम करें तो सेम वो पनिशमेंट आपको भी मिलेगा। कोई मनी पावर, कोई इकोनॉमिकल पावर, कोई पॉलिटिकल पावर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी क्राइम लॉ के अगेंस्ट में, जो उसको सेम वही पनिशमेंट मिलेगा जो दूसरे बंदे को मिला है। गेटिंग एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है? दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि इन एंशिएंट, पुराने समय की बात करोगे, पुराने एंशिएंट इंडिया में ऐसा पॉइंट है क्या कि कुछ मतलब मनसोख लोग, मतलब जो ताकतवर लोग थे, जो जिनके पास मनी एंड मसल्स पावर होता था, वो लोग क्या करते थे, लॉज को गलत तरीके से ट्रीट करते थे, यूज करते थे। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटियां थी जो एंजॉय करती थी क्या चीज? ऑटोनॉमी। जैसे मैं देखो छोटा सा एग्जांपल देखो, पहले के टाइम में आपने देखा था क्या चीज की डिस्क्रिमिनेशन होता था? untouchables were discriminated from our society. They were not capable to stay in those areas where forward class people were living. ये तो पता है ना आप लोग को? everybody knows? भैया सबको पता है? yes no? यस यस सर, सर। ये तो पता है ना? आपको पता है कि भाई जिस मोहल्ले में फॉरवर्ड क्लास के लोग रहते थे उस मोहल्ले में SC ST या फिर जो अनटचेबल लोग थे उनको आने की एंट्री नहीं थी। जिस कुएं से हम पानी पी रहे उस कुएं से पानी पीने की परमिशन नहीं थी। मतलब और भी बहुत सारे इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे, ठीक है। बट आज 21st सेंचुरी, इस 21वीं सदी में ये सारे सिस्टम जो है पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है, अब देखो ब्रिटिश की बात करोगे, अंग्रेज जब हमारे देश में थे तो ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज हमारे देश में उन लोगों ने रूल ऑफ लॉ जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। दूसरी तरफ हिस्टोरियन के माने तो
तो इसमें अलग अलग मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहला कहा जाता है कॉलोनियल लॉ वाज एरिबिट्ररी, एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट। अब सपोज करो कि ब्रिटिश ने भी आपके देश में रूल रेगुलेशन बनाया था, लॉज बनाया था, लेकिन आपके देश के लोग जो थे उस लॉ को ब्रेक, गांधी जी ने एक बार एक मूवमेंट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने एक पॉइंट करा था कि भाई साहब ब्रिटिश के रूल को ब्रेक करो। दूसरी तरफ देखो ब्रिटिश ने एक और लॉ लगाया था जो 1919 में रॉलेट एक्ट था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो था वो कब अप्लाई किया गया था? 21 मार्च 1919। यहाँ पे देखिए 10 मार्च दिया हुआ है, 21 मार्च को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो रॉलेट एक्ट में था क्या, ध्यान देना, रॉलेट एक्ट था क्या? तो इस एक्ट में, रॉलेट एक्ट में रॉलेट एक्ट में क्या था कि सपोज करो कि ब्रिटिश ने इस एक्ट को अप्लाई किया था कि लिए भारत के सारे मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश जिसके ऊपर उनको डाउट होगा उसको वो लेकर जेल के अंदर एंट्री करा देते थे। गेटिंग? कोई आज के डेट में अगर कोई आपको अरेस्ट करता है तो उसके पहले अरेस्ट वारंट दिखाता है ना, कैसे रोड पे फिर किसी को उठाया जेल में बंद कर दिया, ऐसा होता है क्या आपके देश में? नो सर, अरेस्ट वारंट दिखाता है। तो ये आज नहीं होता, बट ब्रिटिश ने जब 21 मार्च 1919 में जो रॉलेट एक्ट अप्लाई किया था, उसके बाद ये क्या हुआ था कि भाई साहब अगर आपको जिसके ऊपर डाउट होता था आप उसको जेल के अंदर इंटर करा लेते थे, आपसे पूछने वाला कोई दूसरा बंदा वहां पर नहीं जाता था। कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ, इस एक्ट, ये भी एक एक्ट था, ये भी एक लॉ था, तो इस लॉ के, ये लॉ सही था गलत था? ये बताओ, ये लॉ सही था गलत था, राइट और रॉन्ग? गलत था सर। गलत था सर। तो इस लॉ के अगेंस्ट में हमें स्टेप लेना था कि नहीं, इस लॉ को तो ब्रेक करना था। तो Yes, कहने sir. का मतलब है कि ऐसा नहीं है, देखिए ये सही है कि वी शुड रिस्पेक्ट लॉज, बट कैसे लॉज? लॉज व्हिच आर फॉर एवरीवन। तो रॉलेट एक्ट किसके लिए था? तो इंडियंस के लिए था, ब्रिटिश के लिए कुछ था ही नहीं, एप्लीकेबल था ही नहीं। तो प्लेड के इंडियंस इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो कॉलोनियल लॉ जो था, जो ब्रिटिश जो लॉ बनाते थे, वो लॉ नहीं बनाते थे, वो आपके अपने राइट को स्नैच करते थे, आपके राइट को सप्रेस करने का काम वो लोग करते थे, ठीक है। इसलिए हम लोग वो सारी चीजों का विरोध करते थे। सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कोई यस तो नहीं बोल रहा है? यस सर। यस सर। जिसको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना। आगे बढ़े? यस सर, बढ़िया। अब देख लो, यही इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करोगे, भारत के राष्ट्रवादी जो लोग थे, आपको बताया मैंने अभी अभी आपको बताया इस पॉइंट को कि सपोज करो कि जब आपके देश के अगेंस्ट में लोग रूल रेगुलेशन बनाएंगे, अगर सपोज करो कि मोदी जी कोई रूल बनाए, ठीक है, अब वो उस रूल में बोले कि भाई ये रूल जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए? ये रूल एप्लीकेबल है केवल कॉमन पीपल के लिए। हमारे यहाँ के जो लीडर है वो कोई क्राइम करे तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, कॉमन पीपल को मिलेगा। तो ये बताओ, कॉमन पीपल का उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा कि उसके अगेंस्ट में खड़ा हो? क्या करेगा? अब बोलो, चल मी अनेश बोलिए। क्या सर? मैंने बोला कि अगर आपकी गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, सर प्रोटेस्ट करे। ऐसा कोई लॉ बनाती है जिस लॉ में बोले कि भाई ये क्राइम का पनिशमेंट केवल मिडिल क्लास फैमिली को मिलने वाला है, हायर क्लास फैमिली कोई भी क्राइम करे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कोई बिल लाती है, एक्ट के रूप में बदलती है, तो हम लोग उसको प्रोटेस्ट करेंगे या फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोग उसको क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज भाई भारत की आबादी में मतलब 130 करोड़ जनसंख्या में सब है, और अगर कोई बिल कोई भी एक्ट आप बना रहे हो तो सबके लिए बनना चाहिए, तो कोई प्लस या कोई माइनस नहीं होना चाहिए। गेटिंग एवरीवन?
इसके बाद देखो कुछ और पॉइंट, देखो। तो ये सब जो भी लॉज इस अभी आप जो पढ़ रहे हो इसमें कि इसके बारे में दिखा गया, ये ब्रिटिश ने जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। बट कंडीशंस कहीं ना कहीं क्या ये ब्रिटिश ने जो इम्प्लीमेंट किया, तो ये तो ब्रिटिश का टाइम था। इसमें भी आपने देखा कि आपके देश के लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया, इसके वजह से बहुत ज्यादा डिस्कशन किया, मूवमेंट किया, रिवोल्यूशन किया, और एट लास्ट 1947 में आपका देश आजाद हो गया। अब देखो ये सब टॉपिक पढ़ लोगे तो उसके बाद आओगे अगला टॉपिक, हाउ डू न्यू लॉज के कम अबाउट, नए लॉज कैसे बनाए जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आपके स्कूल में जो लॉज बनते हैं वो लॉज कौन बनाता है? टेल मी। आपके स्कूल में जो लॉ बनते हैं वो लॉ कौन बनाता है? डायरेक्टर, प्रिंसिपल बनाता है। डायरेक्टर का क्या मतलब है? आपके स्कूल का लॉ कौन बनाएगा? प्रिंसिपल बनाएगा। डन। तो आपके स्कूल का रूल प्रिंसिपल अगर बनाता है तो प्रिंसिपल बताओ तो कहाँ पे बनाता है? ऑफिस में बनाता है। गेटिंग यस नो? ऑफिस में बैठ गए। यस सर। तो इन द सेम वे आपके देश को भी अगर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाए तो आपके कंट्री के लिए लॉज कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा स्कूल है, स्कूल के लिए ऑफिस जो है वो सेंटर है। इन द सेम वे अगर हम अपने देश को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखें तो हमारे कंट्री के लिए भी ऑफिस कहाँ पे है? पार्लियामेंट है। कोई दिक्कत है क्या? यस कि नो? बोलो यस नो बस। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? आज 5-6 स्टूडेंट कहाँ चलेगा? पार्टी में चलेगा क्या? और सब पार्टी में चले गए? आशुतोष यस सर। कहाँ है जी तुम? हम तो क्लास ही में है। अच्छा क्लास में हो। पूरा और सब पार्टी में चला गया क्या? नहीं सर, कोई हम नहीं गए। अच्छा चलो, तो ये बताओ कि पार्लियामेंट की बात करोगे। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी मैंने आपको बताया कि ऑफिस आपके स्कूल के लिए लॉज बनाता है, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए लॉ बनाता है, ठीक है। तो ये बताओ कि पार्लियामेंट को दो तरीके से मतलब क्लासिफाई किया गया है। कोई बताएगा कौन कौन? कनिष्का। यस सर। कनिष्का तुम साइलेंट क्यों रह रही है जी आजकल? नो सर, साइलेंट कहाँ रहते हैं? तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने आप बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। सर 2 टाइप्स में पार्लियामेंट को डिवाइड किया गया है। हाँ कौन कौन? लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके लोकसभा। अच्छा फंक्शन बताओ लोकसभा का। मैं बता दूं? लॉ बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? मैगी बनाते हैं। लॉ मैगी। चलो लॉ बनाते हैं। चलो ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा क्या चीज कि पार्लियामेंट के 2 पॉइंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और तीसरा भी एक है प्रेसिडेंट। याद रखना, क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट का कोई यूज ही नहीं है। बिकॉज क्लियर है कि जो भी बिल है उसको एक्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पार्लियामेंट का उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए।
और इमेजिन करो कि जब प्रेसिडेंट ही नहीं रहेगा तो पार्लियामेंट में कोई भी रूल रेगुलेशन बना लो वो अप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो न्यू लॉज आपके देश में बनते हैं उसमें तीनों पॉइंट हो गए हैं। पहला आपने क्या देखा कि लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और तीसरा आपका प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत है क्या? थ्राइस आर जस्ट कनेक्टेड टू दैट। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या होता है इसमें देखते हैं हम लोग पार्लियामेंट और क्या क्या करता है। स्टोरी है क्या भाई? अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग देख रहे हो ग्रीन कलर का जो क्वेश्चन, कोई रीड करेगा क्या? क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू यू, क्या लिखा है भाई? समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताएगा क्या? एनीबॉडी? हाँ बोलो। What do you understand by the democratic valency list? The two right that the साइलेंट new. साइलेंट साइलेंट। Okay. वो क्या लिखा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करोगे, देखो वायलेंस डोमेस्टिक का मतलब घर के अंदर जो आपके वायलेंसेस होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाए, ब्रदर ब्रदर के बीच में हो जाए, समझ में आ रहा है? जो आपके फैमिली जो है उसके अंदर में जो वायलेंस है उसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे। ठीक है? तो देखो लॉज कैसे बनते हैं, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं। सबसे पहले आपने देखा है कि लोकसभा, फिर राज्यसभा और तब तुम्हारा प्रेसिडेंट। तो जब लोकसभा की बात करोगे तो वहां पे जब कोई बिल, सबसे पहले होता है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। एवरीबॉडी, सबको पता है? यस सर। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में देखो क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे कि फर्स्ट रीडिंग में होता है कि जो आपके पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बिल को रिप्रेजेंट करती हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। डन? एवरीबॉडी? बिल को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड में होगा कि उस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, उसके मेरिट्स देखे जाएंगे, उसके डिमेरिट्स देखे जाएंगे। गेटिंग? बोलो यस तो बोलते रहो। यस सर। थर्ड रीडिंग में क्या होगा कि उसमें अगर कोई डिमेरिट्स है तो उसको अमेंडमेंट किया जाएगा। भैया क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट, मतलब उसमें सुधार किया जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? प्रभु आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। इस ये करने Yes, के sir. बाद ओके, ये सब हो गया फाइनल। लोकसभा में क्लियर है। अब वो लोग क्या करेंगे, लोकसभा से उसको लेकर राज्यसभा में भेज देंगे। ट्रांसपोर्ट जब लोकसभा में क्लियर हो गया तो कहाँ चला गया? राज्यसभा। जैसे देखते हो ना आप आयरन ओर को देखते हो, आयरन जब आपके यहाँ जब निकलता है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? स्मेल्टिंग। ठीक है? इसका मतलब कहते हैं उसके ऊपर का जो डस्ट पार्टिकल्स उसको रिमूव कर दिया आपने, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब वहां पे जाएगा तो उसको और भी ज्यादा क्लीन करेगा। उसके बाद उसको होता है ना कि उसकी वो फर्नेस जो भट्टी में जाएगा तो उसको पीट पाट के क्या करेगा, पर उसको एक अलग तरह का शेप देगा। और फिर तीसरी जगह पे जाएगा तब जाकर वो जिस इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको ढालना है उस इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपको ढालेगा। तीन अलग अलग तरीके पे गुजरता है। ऐसा नहीं ना कि आयरन और जो निकला कच्चा लोहा निकला उसको जाकर फाइनल आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बना दो उससे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इन द सेम वे आपने देखा क्या जैसे कोई भी बिल जो है उसको सबसे पहले आपने क्या किया, पार्लियामेंट में उसको पारित कर लिया। जब पार्लियामेंट में वो पास हो गया, आगे निकल गया, तब वो वहां से निकल के कहाँ पे जाएगा? तब जाएगा राज्यसभा। कोई दिक्कत है क्या एवरीबॉडी? आप तो बोल नहीं रहे यस नो। यस सर। राज्यसभा में चला गया। अब राज्यसभा में जब तुम्हारा चला गया तो फिर वहां पे भी फिर एक बार यही होगा क्या, जिसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ठीक है?
फिर फर्स्ट रीडिंग में वो जो अमेंडेड जो बिल है उसको वहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकेंड रीडिंग में फिर से उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट वहां पे भी होगा, और थर्ड रीडिंग में फिर वहां पे कहीं कुछ अमेंडमेंट करना तो फिर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट वहां पे फिर से एक बार हो जाएगा। डन हो गया। अब जो निकल के आया आपका जो बिल जो है वो एकदम फ्रेश हो गया वो, ठीक है। जब फ्रेश हो गया तब जब आप देखते हो ना कि लोहा जब फ्रेश हो जाता है तब कहाँ पे जाता है, कारीगर के हाथ में जाता है। अब वो जो बंदा है उस लोहे को क्या करेगा, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट के रूप में कन्वर्ट करेगा, गेटिंग, मैंने फाइनलाइज उस जगह पे गया। तो इसी को पॉइंट को बोलते हैं कि आपने क्या देखा कि जो लोकसभा राज्यसभा जब वो बिल निकल के आ गया, मतलब वो फ्रेश हो गया, नीट एंड क्लीन, अब उसमें कुछ भी नहीं है, तब वो कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जब मैं कारीगर के पास जाएगा तो कारीगर को क्या काम, जो ब्लैक स्मिथ है उसके पास जब फाइनल आ गया तो उसको क्या करना है, अब उससे कोई इंस्ट्रूमेंट ही ना बनाना है, कोई हथियार कुछ भी बनाएगा जो भी बनाना है। तो प्रेसिडेंट का काम है कि अब केवल उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, क्यों, बिकॉज लोकसभा राज्यसभा में उसका फिनिशिंग हो चुका है, कोई दिक्कत। और जैसे प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा तुरंत वो बिल जो वो एक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चा लोग समझ में आ गया? यस कि नो? यस सर। सबको आशुतोष? यस सर, आ गया। तुम यहाँ पे लैपटॉप ऑन करके, मोबाइल ऑन करके तुम खेलना शुरू कर देता है। नो सर, कौन बोला? तो तुम बोलता क्यों नहीं, यस तो बोलो। सर मेरा थोड़ा धीरे धीरे आवाज आ रहा है ईयरफोन में। मेरी आवाज धीरे जा रही है आपको? रुकिए सर, साउंड फुल करने दीजिए। हाँ, अब आ रहा दूसरा है। पॉइंट देखो, देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्ट जो बन जाते हैं, ठीक है, जो पब्लिक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेबल होता है फॉर द कॉमन पीपल। तो इन दैट केस क्या किया जाता है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा काम है, हम लोग मीडिया का यूज करते हैं, मीडिया का यूज करते हैं, अपनी बातों को गवर्नमेंट के पास रखते हैं, चाहे वो मीडिया प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और उस मीडिया की मदद करके हम अपनी बातों क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास रखते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर दबाव देते हैं कि भैया हमारी बातों को मानिए आप। अरे यही ना करते हैं हम लोग, कभी भारत बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं, एक्सेट्रा। पीसफुल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को रखते हैं। होता ना, यही ना होता भैया? यस सर, होता है यही। यही होता है। दूसरा एक और पॉइंट देखो, हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट समझते हो क्या होता है? फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा तुम लोग, लाइट, जिसमें होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, पढ़ा है ना? पढ़ा है सबने, एवरीबॉडी? जिसमें होता है कि ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके इस पार से उस पार सब चीज दिखाई दे। हाँ, पूरा लाइट चल जाए उसी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट और बोलो। ट्रांसपेरेंट में आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट विच अलाउ 100% लाइट टू पास, यही ना है? जो पूरे लाइट को इधर से उधर पास करा दे उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट किसको बोलेंगे, बोलो? जो 30% थोड़ा लाइट सा को लाइट पास करे। थोड़ा सा लाइट करे। और ओपेक? ओपेक मतलब जिसमें पास ना हो लाइट। सबको पता है, एवरीबॉडी नोज? यस सर। चल, तो कहने का मतलब हमारे देश की सरकार ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या क्या कहना चाहता है, बोलो तुम? कनिष्का, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी ट्रांसपेरेंट मींस व्हाट? बोलिए फास्ट एवरीबॉडी। हाँ बोलो रौनक, एक्सप्लेन। सर जो गवर्नमेंट है वो एकदम साफ है। बट गवर्नमेंट जो एकदम साफ है,
गवर्नमेंट को सब चीज देखना चाहिए, इसका मीन दैट ये हुआ। चलो और कोई बताओ। आर्य आर्य भारद्वाज। यस सर। क्या व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है? इस बंदे ने बोला कि गवर्नमेंट को साफ होना चाहिए, मतलब डेटोल वेटोल से आपको धो के आना चाहिए क्या? आशुतोष। यस सर। क्या सर बोले तो, क्या बोला? बोले कि गवर्नमेंट को एकदम मतलब कि जैसे वो जैसे करप्ट होते हैं ना, करप्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स मीन। इसको दूसरे तरीके से नहीं समझ सकते आप लोग। देखो द गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है। ट्रांसपेरेंट मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जो 100% लाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए फ्रॉम वन टू अनदर साइड, तो उस तरीके से आपकी गवर्नमेंट को भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब जो भी बिल आपके एक्ट के रूप में बदल रहे हैं, ध्यान देना, जो भी बिल आपके एक्ट के रूप में बदल रहे हैं, जो एक्ट बन रहा है वो एक्ट एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब क्या, एक्ट जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसका मतलब उसका टोटल बात सभी आदमी को पता चलना चाहिए। एक्सेंट परफेक्ट। मतलब क्या, मतलब कि उसका जैसे टोटल कि कैसे होगा क्या होगा वो सब पता चलना चाहिए कॉमन पीपल को। ओके वेरी गुड। और द एक्ट शुड बी, चलो ठीक है, जो भी बिल एक्ट के ऊपर बदल रहा है वो एक्ट आप एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पब्लिक को ये आप हाइड नहीं कर सकते। अगर कोई बिल आप एक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दो, ये क्लियर कि उस एक्ट से आपको क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं देखते हो ना कि वो जो मिल्क वाले मिल्क मैन वाले जो होते हैं क्या करते हैं, वो हाइड कर, वो कभी ट्रांसपेरेंट होते हैं क्या? वो क्या करते हैं, वो मिल्क में वाटर में मिला के सेल कर देते हैं, वो एकदम प्योर एकदम नीट एंड क्लीन मिल्क है, क्या उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे? बोलो टेल मी फास्ट। वो मिक्सर है वहां पे, मिक्सर, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे क्या? अब बोलता ही यस नो बोलेगा तब तो नो समझ में सर, नहीं बोल सकते। नहीं। बट वहीं पे अगर वो इस बात को बता दे कि भैया देखिए इसमें 50-50 मैंने वाटर एंड मिल्क दोनों मिलाया, मर्ज किया है, अब तब मैं आपको सेल कर रहा हूँ, अब बोलो वहां पे वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है? सर है। सर है। क्योंकि उसने अपने डिमेरिट्स को भी आपको बताया कि भैया देखिए 50% वाटर 50% मिल्क दोनों है, अगर आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। ये क्लियर है ना, ये पॉइंट बता रहा है ना वहां पे। यस सर। तो मैंने ये बताया कि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है गैसेस की गवर्नमेंट जो भी बिल एक्ट के रूप में बदल रही है, जो भी एक्ट आपके देश में लागू हो रहे हैं, वो एक्ट एकदम प्योर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब उस एक्ट से लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उस एक्ट से क्या हमें फायदा है और क्या हमें क्या है, नुकसान है। इससे बोलते ट्रांस। तो हमारी गवर्नमेंट को भी ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट जो भी बिल बना रही है, जो भी एक्ट बना रही है, गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम चला रही है, गवर्नमेंट जो भी स्कीम अप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। गेटिंग एवरीबॉडी, यस नो? यस सर। यस सर। यस सर, आ रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ ये कि हमारे गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो ट्रांसपेरेंट का मतलब मोदी जी के इस साइड से उस साइड दिखाई देना चाहिए, ये है। नो सर, वो उसका जो लॉ बना रहे हैं उसका टोटल डिमेरिट और मेरिट दोनों बताना चाहिए कॉमन पीपल को। ट्रांसपेरेंट का मतलब हमारी गवर्नमेंट एकदम नीट एंड क्लीन हो, लोग जो चाहे जहां पे चाहे वो समझना चाहे वो समझ सके गवर्नमेंट का, कोई दिक्कत कोई? अब चलो कुछ ये तो हो गया ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब हमारा कुछ है कि अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जो लॉज क्या होते हैं कि कंट्रोवर्शियल, मतलब बहुत सारे लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बहुत सारे उस पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारे उस पर डिबेट्स होते हैं। जैसे मैं छोटा एग्जाम्पल देख लो, एक कमीशन आया था, मंडल कमीशन, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, बीपी मंडल के अंडर में ये कमीशन आया था लगभग 1980 के लगभग। उसमें क्या था कि भाई
उस बिल में ये था कि जो SEBC, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोग थे, उनको सर्च करना था, और सर्च करके क्या करना था, उनके लिए हमें क्या करना था, उनको सर्च करके क्या करना था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वेट सुनो, मैंने बोला कंट्रोवर्शियल लॉ की मैंने बात की, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कंट्रोवर्शियल लॉ में, कि मंडल कमीशन का मैंने एक पॉइंट बताया, ठीक है, जिसमें क्या था कि वो लोग मेरे को लगता है BP मंडल के अंडर में ये कमीशन लागू किया गया था, जिसमें था कि जो सोसाइटी के लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे उनको हम लोग 27% रिजर्वेशन देंगे। ये लॉ लगाने की बात की, लॉ लाने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसको जब पार्लियामेंट में लाया गया था, तो इस लॉ के अगेंस्ट में आपके सोसाइटी के बहुत सारे लोग जो थे वो स्टैंड हुए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले से आपने SC ST दलित महादलित माइनॉरिटी सबको रिजर्वेशन दे रखा है। अब ये नया SEBC का रिजर्वेशन का मतलब क्या है, ये किस कोटे पे जाएगा? तो जनरल वाले जो थे वो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस किए थे, बिकॉज क्लियर है कि जनरल के कोटे पे वो जाने वाला है। तो कहने का मतलब है कुछ अनपॉपुलर, कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉ भी बने, ठीक है। अच्छा ये बताओ, SEBC के लिए जो लॉज लाया गया था, मतलब कि जो 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी, आपको क्या लगता है वो सही है या गलत है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यस नो? अच्छा अनीश, क्यों नहीं देना चाहिए? अनीश आपने बोला नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो अपर कास्ट के लिए खराब चीज है। अपर कास्ट के लिए खराब है, बट लोअर कास्ट के लिए तो सही है ना। वो किसको दिया जा रहा है? वो वैसे ही लोगों को ना दिया जा रहा है जिन लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है। बोलिए, फास्ट टेल मी। देखो अनपॉपुलर में कुछ और है, तो कुछ ऐसे लॉज लाए जाते हैं, ठीक है, जो लॉज किसके लिए, अब सपोज करो कि कॉमन पीपल उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज होते हैं, जैसे 1992 के पहले चले जाओ, 1992 के पहले चले जाओ। 1992 के पहले क्या था, जो पंचायती राज, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में, जो देखो ना म्युनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उस लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी राइट नहीं था। लोकल गवर्नमेंट का अपना आइडेंटिटी नहीं था। लोकल गवर्नमेंट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो था अपना वर्क करता था, प्लस स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से उसको शेयर भी नहीं करता था। गेटिंग एवरीबॉडी? 1992 के बाद क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट को भी स्ट्रॉन्ग किया गया। आप अगर गांव में होंगे तो गांव में देखते हो मुखिया जी लोग, सरपंच साहब लोगों को नाम सुना है? मुखिया जी, सरपंच जी, वार्ड साहब, वार्ड कमिश्नर, ये सब नाम सुना यस है? सर। Yes, यस सर। तो इन लोग को स्ट्रॉन्ग किया गया। क्यों? बिकॉज आपकी गवर्नमेंट ने इस चीज को दिया कि जब तक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपका देश स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट? नो समझ में आ सर। रहा है? यस नो? यस सर। यस सर। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड भी होते हैं तो अगर ऐसा कोई लॉज आता है, ठीक है, ऐसा कोई लॉ बनता है जिस लॉ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, तो अगर स्टेट और सेंटर के बीच में किसी लॉ पे क्या होता, मतलब होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी लॉ को लेके, तो उसको सॉल्यूशन कौन करेगा? कोई बताएगा? एनीवन? नो सर, नहीं पता। कोर्ट।
हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट आपके बीच में इंटरफेयर करेगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। गेटिंग एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे कुछ और है, कहते हैं कि we need to remember that our role legislation does not end with electing। तो कहने का मतलब आप इमेजिन कर लो कि सपोज एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स अवंती इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया आपका, हर मंथ केवल पेमेंट दे रहे हैं, बस उनका ड्यूटी खत्म हो गया। उनका ड्यूटी इतना ही है कि कुछ और है। आपका एडमिशन किसी स्कूल में करा दिया, स्कूल में पर मंथ फी जमा करा, बस काम खत्म, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया। पेरेंट्स का ड्यूटी इतना ही है क्या? बोलो यस नो। स्टूडेंट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो तुम लोग साइलेंट क्यों हो जाता है जी बीच बीच में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है अब धीरे धीरे। यस सर। मैंने आपसे पूछा, सपोज करो कि हमारे पेरेंट्स का रोल क्या है। हमारे पेरेंट्स ने हमारा एडमिशन करा दिया किसी स्कूल में और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया, खत्म? उनका रोल खत्म हो गया क्या? नो सर। नो सर, नहीं हुआ। और अब नो उनका रोल सर। क्या है? तो रोल क्या है उनका? देखिए कि कैसे अच्छे से पढ़ सर रहे उनका ध्यान देना। है क्या? क्या रोल है? सर स्कूल का फी भर। क्या? सर उनका स्कूल ध्यान। पेरेंट्स का रोल है स्कूल का फी भरना। अच्छा, स्कूल। स्कूल का फी भरना, मैगी खिलाना, स्कूल का फी भरना पेरेंट्स का रोल है। बस वो अपने पेरेंट्स से बात करना, कराते हैं। सर होमवर्क करवाना, स्कूल का फी भरना और बहुत सारा। तो सेम हम लोग इस देश के रिप्रेजेंटेटिव से, फॉर रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि हम लोग वोटर्स हैं, और केवल हम लोग 5 साल में एक बार जाते हैं, जाके अपना इलेक्शन में वोट दे देते, काम खत्म। सिटीजनशिप वाला काम खत्म। अब कुछ हमारा काम नहीं है, कोई रोल नहीं है सर है। तो अब हमारा रोल क्या है? भाई हमने तुमको अपना नेता चुन लिया, काम खत्म, अब तुम अपना करते हो, हम जा रहे हैं सोने, काम खत्म होगा। 5 साल तक सोएंगे, फिर आके वोट देके अपना काम करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। नो सर। तो अब हमारा काम क्या है? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा काम क्या है? तो अब हमारा काम है कि हमने जिस एमपी को चुना, जिस एमएलए को चुना, जो गवर्नमेंट को चुना, हम लोग एक होता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपनी गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी पे फोकस करेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, एक चैट तैयार करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? न्यूज़पेपर तैयार करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मीडिया को देखेंगे, और हमारी गवर्नमेंट सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या कर रही है, वो देख चेकआउट करेंगे। प्लस समय आएगा तो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करेंगे। बिकॉज आप अगर केयरफुल, सपोज करो कि इलेक्शन में वोट देकर अगर आप सो जाओगे तो गवर्नमेंट ने 5 साल सही किया, गलत किया, ये किया, नो किया, आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो क्लियर है कि आफ्टर 5 ईयर फिर तो वो बंदा जब आएगा तो चुपचाप आप उसको फिर वोट दे दोगे। नो सर। तो आप बार बार क्या करोगे? गलत रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करोगे। बट अनदर साइड अगर आप एक्टिव हैं और एक्टिवली सिटीजनशिप के रूप में, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप गवर्नमेंट, जिस बंदे को, जो इस एमपी को चुना है, आपने एमएलए को चुना है,
उसके हर एक्टिविटी पे आप ईमानदारी से फोकस थ्रू आउट करिए, चेक करिए। क्या चेक करिए? कि वो बंदा जो है वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद फिर वो बंदा वोट मांगने के लिए आएगा। तो अगर उसने, जैसे मैं होता है टीचर्स को देखते हो, टीचर क्या करते हैं आप स्टूडेंटों का, आपका वीकली रिकॉर्ड, मंथली रिकॉर्ड, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, फाइनल टेस्ट, सब चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ना, अटेंडेंस रिकॉर्ड सब रखते हैं ना। आवाज मेरी जा रही है आप लोगों को? यस सर। सर। इस तरह रखते हैं। और इस सारे रिकॉर्ड्स के आधार पे आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। ये बच्चा क्या है, नहीं है, उसका ABCD कौन सा ग्रेड देना है। गेटिंग यस नो? यस सर। तो जिस तरीके से एक टीचर अपने स्टूडेंटों के लिए केयरफुल होता है, हर एक्टिविटी पर फोकस करता है, इन द सेम वे वी आर द टीचर्स। और वो पॉलिटिकल लीडर क्या है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ध्यान देना। वी आर टीचर्स एंड वो पॉलिटिकल लीडर्स क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं। हमें उनकी हर एक्टिविटी पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद हमको भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करके उसको देना है कि तुमने अच्छा किया, अच्छा अगर काम किया तो प्लस है, गलत काम किया तो माइनस है। यस कि नो? यस सर। यस सर। यस ना? तो एज ए सिटीजन हमारा काम केवल वोट देना नहीं है कि हमने वोट दिया हमारा काम खत्म हो गया। वोट देने के बाद आपका काम है कि भैया गवर्नमेंट की हर एक्टिविटी, हर पॉलिसी पे आप फोकस रखें, अटेंशन पे करें। गवर्नमेंट ने कितना प्लस किया, कितना माइनस किया, इसको फोकस करें, क्योंकि 5 साल के बाद वो फिर से आपके पास वोट मांगने और आप ही को वोट देना है कि पार्लियामेंट ईमानदारी से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। गेटिंग यस नो? भैया यस यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो एक कुछ क्वेश्चन दिया जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले दिया है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? चलो कोई बताओ, रेज योर हैंड, पहले हैंड रेज करो, कौन कौन बताएगा? फास्ट। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है? रेज योर हैंड्स। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? कोई नहीं बताएगा, नोबडी विल। ओह नो। rule of law implies that no one is above the क्या चीज? लॉ। कानून से बड़ा कोई नहीं है। एंड बिफोर लॉ ईच एंड एवरी वन इज क्या चीज? इक्वल। यही ना है? यस सर। आप लोग नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हो तो एनीवन? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। State 2 reasons why historians refute the claim that the British क्या है वो? introduced the हिस्टोरियन के बाद क्या है? sir refute refute है the claim that the British introduced the rule of law in India। अब ये बताओ कि हमारे देश के जो लोग थे, जो ब्रिटिश ने रूल ऑफ लॉ आपके देश के अंदर अप्लाई किया था, उसके अगेंस्ट हमारे देश के लोग बोल रहे थे। कुछ ऐसे रूल बताओ जो वास्तव में हमारे देश के लिए, मतलब ब्रिटिश ने अप्लाई किया, हमारे देश के लोगों ने उसको बॉयकॉट किया। कौन कौन से लॉज? एक दो लॉज बताओ फास्ट, एवरीबॉडी। नहीं पता।
ओ प्रभु, अभी मैंने बताया ना रोलेट एक्ट था ना एक 21 मार्च 1919 को जो अप्लाई किया गया था, यस तो मैंने सर, बताया यस आपको। इसमें क्या था कि भाई कोई भी इंडियंस के ऊपर अगर ब्रिटिश को डाउट होगा तो उसको जेल के अंदर एंटर कर देगा 2 साल के लिए। दूसरा था सब्सिडरी अलायंस, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी एक लॉ बनाया गया था कि अगर कोई किंग है, किंग अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसका एडॉप्टेड सन जो वो नेक्स्ट राजा नहीं बनेगा, उसका अपना लड़का है तभी वो राजा बनेगा, नहीं तो वो सारा किंगडम ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता था। तो ये कुछ लॉज थे जो कि ब्रिटिश ने अप्लाई किया था, जिसके अगेंस्ट में हमारे देश के लोगों ने स्टैंड किया। यस कि नो? यस सर। नहीं समझ रहे आप लोग? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, जो कीवर्ड बोलते हैं। इस कीवर्ड में देखो क्या है, नहीं जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिसाइज है। क्रिटिसाइज का मतलब जो ऑपोजिशन पार्टियां होती हैं या फिर जो पीपल्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस करने जा रही है जो कि पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है, तो हम उसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। गेटिंग यस नो? सर 1 मोर टाइम बताइए। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या है? मैंने बोला कि गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ ला रही है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्रिटिसाइज करने का मतलब बुराई करना, यस किसी सर। की निगेटिविटी को दिखाना, यही ना है। अगर आप ही कुछ सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो हम लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। क्या सुतोष इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली? कोई दिक्कत है? क्रिटिसाइज का मतलब समझ में आ रहा है? क्रिटिसाइज का मतलब क्या? यस सर, कि वो अगर अच्छे से काम ना करे तो हम उसका बुराई करना। इवोल्यूशन दूसरा एक वर्ड दिया हुआ, देख लेना यहाँ पे। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो इवोल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट। अगर आज हम बाइक पे हैं तो कल कार पे चले गए, कोई दिक्कत है? मतलब एक तरह की नई रिवोल्यूशन, नई क्रांति। दूसरा है कि सेडिशन का मतलब, तो ये कहता है कि दिस अप्लाई टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसीडर एज अ स्टीरिंग अप द रेसिस्टेंस एंड रिबेलियन अगेंस्ट इट। सेडिशन का मतलब देशद्रोह का मामला है। अगर जैसे में कोई बंदा है जो कंट्री के अगेंस्ट में बोलता है, उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लग जाएंगे। सेडिशन एक्ट जो 1870 का था, उसके अंदर क्या था कि 1870 में एक सेडिशन एक्ट लगाया गया था, जिसके मदद से क्या था कि भाई कोई भी बंदा अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट में बोलेगा तो उसको जेल के अंदर रख दिया जाएगा। नहीं है, मतलब उसको कोई राइट नहीं दिया गया था। दूसरा स्टूडेंट है क्या, जिसकी रिप्रेसिव। देखो रिप्रेसिव का मतलब आपने क्या देखा? इसका मतलब है कि किसी को सप्रेस कर देना, किसी को दमन करना। समझ में आ रहा क्या? किसी के फंडामेंटल राइट को कुचल देना। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस कि नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फाइनल हुआ। अब इसमें ये मेरे को बताओ कि आपको क्या क्या टॉपिक नहीं समझ में आया। सर आ गए। मेरे को ये बताओ कि इस चैप्टर में आप लोग कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ? टेल मी फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट एवरीबॉडी, वेटिंग फॉर ऑल। स्टूडेंट्स मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ, आपके रिस्पॉन्ड का वेट कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि इसमें और कहाँ कहीं किसी तरह का डाउट आपके पास? सर हम लोग लॉ को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि उस लॉ को अगर हटाना होगा?
देखिए लॉ को ब्रेक आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं कैसे, अगर सपोज करो कि आपकी सरकार ने जीएसटी लॉ अप्लाई कर दिया, जीएसटी बिल अप्लाई किया ना एवरीबॉडी, या फिर देखो अभी आपके देश की सरकार 2021 में लगभग 22 से इंप्लीमेंट कर देगी एनईपी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ला रही है, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट ला रही है, ध्यान देना, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो आपकी गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो इसको अगर नहीं लाने देना है, देखो दो ऑप्शन, अगर अप्लाई नहीं, आपको लगता है कि हमें अप्लाई नहीं करने देना चाहिए, तो कहने का मतलब मेजोरिटी, सपोज करो कि इसमें कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कोई बिल लग रहा है, कोई भी बिल एक्ट के रूप में बदला गया है, तो सपोज करो अगर उसको हटाना है, तो ये 5 में कम से कम 3 लोग उसके अगेंस्ट में हो जाए, 3 लोग बोले हटा दो, 2 लोग बोले नहीं हटाओ, मतलब मेजोरिटी ऑलवेज विंस। तो अगर मेजोरिटी उस लॉ के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है, तो क्लियर है कि उस लॉ को आपको हटाना पड़ेगा। आशुतोष गेटिंग यस नो? सर समझ गए। आशुतोष को समझ में आ रहा है, यस कि नो? सर आ रहा है, बोले तो। सबको समझ में आया? यस सर। आपके देश से किसी भी बिल को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे सिंपल तरीका, क्या तरीका है? मेजोरिटी उसके उसके अगेंस्ट में खड़ा रहना पड़ेगा। मेजोरिटी उसके अगेंस्ट में खड़ी हो। अगर 500 लोग हैं, आप 500 में 300 लोग जो है वो आपके अगेंस्ट, उस बिल के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, तो उस लॉ को क्या करना पड़ेगा? हटाना, रिमूव करना पड़ेगा आपको। क्यों? बिकॉज मेजोरिटी उसको क्या कर रही है? अपोज कर रही है। यस सर। गेटिंग यस नो? यस सर। हो जाएगा? यस। अब ये बताओ मेरे को कुछ और कोई डाउट आप लोग के पास? नो सर। एवरीबॉडी डाउट डाउट डाउट? डाउट है तो लिखो यस, नहीं है तो लिखो नो चैट में फास्ट एवरीबॉडी, कुछ क्लास हम लोग ऑफ करेंगे अब। यस नो चैट में आंसर दो, यस कि नो एवरीवन। फिर से बोलिएगा। मैंने आपको पता, कोई डाउट और है? कोई डाउट है? नो। तो क्या एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे? नहीं कर रहे, तो क्या क्लास एंड करें हम लोग? यस सर करिए। यस सर। इसका नोट्स बना लोगे? सर इस सब चैप्टर का पीडीएफ भेज दीजिएगा ग्रुप पे। पीडीएफ भेज देंगे। अरे तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है ना जी? नो सर। कोई भी बुक रखे हो? कोई भी बुक एसएसटी का रखा है जी? यस सर, स्कूल का है। स्कूल का कहीं का भी हो, ये जो चैप्टर है वो हर बुक में होगा, ठीक है। थोड़ा सा उसका इधर उधर कंटेंट हो सकता है, बट ये सब जगह पे है। होमवर्क है ओके सर। इस चैप्टर का, आपको पूरा का पूरा नोट्स अपने तरीके से तैयार करेंगे आप लोग। डन एवरीवन? जगह क्या पीडीएफ सेंड। आशुतोष तुम्हारे पास बुक नहीं है जी? नो सर। एसएसटी का बुक ही नहीं लिया है? पीडीएफ शेयर कर देंगे। ओके पर- ठीक है, हम लोग शेयर कर देंगे। दीजिएगा ओके तो ओके, हम लोग शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में, ये शेयर कर दिया जाएगा। ओके ओके सर। गुड डे। बाय सर। 1 2 3